नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्जाम में स्वागत है। आज कुछ नए तरीके से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में पढ़ना क्या है, व्यंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आज बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार। दोस्तों, आज हम जो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार है और पुस्तक है भाषा विज्ञान। उन्होंने व्यंजनों के वर्गीकरण में अपने मत भी प्रस्तुत किए हैं और जो मान्य मत है उसको भी दिया है। तो चलिए देखते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नांकित 6 आधारों पर किया जा सकता है, जिनमें मुख्य प्रथम 4 हैं कि कुछ वर्गीकरण है जिसके आधार पर व्यंजनों को बांटा जा सकता है। पहला है प्रयत्न के आधार पर। देखिए, ये जो प्रयत्न है ये संस्कृत भाषा में भी है और वहां पर प्रयत्न को 2 भागों में बांटा गया है, जो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भी मान्य माना है। उन्होंने क्या कहा है? पहला क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? मुख के अंदर ही जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वे अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 4, किंतु संस्कृत में 5 और कामता प्रसाद गुरु ने 4 मानी है। अब ये 4 कौन कौन से हैं? जैसे अस्पृष्ट और ईषद अस्पृष्ट, ईषत विवृत, ईषत विवृत और क्या है? समृत और विवृत। देखिए, अगर देखें तो यह समृत स्वर कामता प्रसाद गुरु ने सभी स्वरों को समृत माना, विवृत में सभी स्वरों को विवृत माना है, सभी स्वरों को। किंतु विवृत स्वर देखें तो स्वर तो सभी विवृत होते हैं, स्वतः उनका उच्चारण होता है, लेकिन विवृत स्वरों में हिंदी में केवल बड़ा आ कहते हैं कि जिसमें मुख्य की स्थितियां क्या होती हैं? पूर्ण रूप से खुली रहती हैं। समृत में एक ही स्वर आता है, आ, ह्रस्व आ। और ईषद विवृत ऊष्म वर्ण होते हैं कि जिनको संघर्ष करना पड़ता है और थोड़ा सा खुला भी रहता है मुख्य स्थितियां। और ईषद मतलब होता है कम और अस्पृष्ट मतलब होता है छूना। तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब अंतस्थ के नाम से तो आप जानते होंगे कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। अभी हम इसकी चर्चा आगे इनके जिसके अनुसार पढ़ रहे हैं उन विद्वानों ने उन्होंने अच्छे से वर्णन किया है। लेकिन ये अभ्यंतर प्रयत्न संस्कृत में 5 और हिंदी में 4 कामता प्रसाद गुरु ने माना है। और दूसरा भेद है बाह्य प्रयत्न। बाह्य का मतलब होता है बाहर। तो बाह्य का तात्पर्य है कि जब स्वर तंत्रियों में श्वास की वायु जब अंदर जाती है और उसके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में प्रभाव डालती हैं, या बाहर, अंदर और बाहर निकलती हुई वायु को ही बाह्य प्रयत्न में रखा गया है, जिसका नाम आपने सुना होगा। इसके प्रकार में अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, और महाप्राण। ये तो इनके अनुसार है, लेकिन संस्कृत की चर्चा करें संस्कृत में तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 कौन कौन से बताए हैं उन्होंने? संस्कृत में बाह्य प्रयत्न विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्या है? बाह्य प्रयत्न बताए हैं। लेकिन हिंदी में बाह्य प्रयत्नों को
4 भेदों में बांटा है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, जो है बाह्य प्रयत्न में। देखिए, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न 4 क्या है? पहला है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, और एक है घोष या सघोष, घोष व्यंजन या सघोष, या घोष वर्ण या सघोष वर्ण, और अघोष वर्ण। तो देखिए, ये दोनों जो हैं ये स्वर तंत्रियों के आधार पर हैं, और ये दोनों जो हैं ये प्राणत्व के आधार पर। तो इन्हीं का विभाजन इन्होंने इस नाम से किया है। लेकिन कई विद्वानों ने इन सब को हटा करके बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न में जितने भी प्रयास किए जाते हैं सबको अलग अलग नाम दिया है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, तो आपको 8 बताने हैं, और वो 8 कौन है हम आगे देखते हैं। देखिए, प्रयत्न के आधार पर इन्होंने क्या कहा है कि इस आधार पर व्यंजनों के निम्नांकित भेद हो सकते हैं। पहला है अस्पृष्ट। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, कि स्पर्श तो सामान्य अर्थ छूना होता है। इसके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव, देखिए एक उच्चारण अवयव, अवयव का मतलब होता है भाग। तो उच्चारण कहाँ से होता है? किसी ध्वनि का मुख से होता है। तो दूसरे का स्पर्श करता है, कि एक मुख का जो भाग है, एक वर्ण एक ध्वनि के उच्चारण में एक का दूसरे को जब स्पर्श करेगा तो कोई ना कोई ध्वनि उत्पन्न होगी। और स्पर्श के 3 चरण होते हैं। स्पर्श जब मुख में स्पर्श होता है तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण हवा का आगमन है, और दूसरा अवरोध है, और तीसरा स्फोटन है। हवा का आगमन क्या होता है? ये पहला चरण है हवा का आगमन, किसमें हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक पहुंचती है। कि जब आप सांस लेते हैं तो सबसे पहले ध्वनि के उच्चारण में पहले चरण की अवस्था होती है, और वहां पर क्या होता है कि स्पर्श स्थान की जिस वर्ण का, जिस ध्वनि का, जिस व्यंजन का उच्चारण करेंगे वहां पर ध्वनि पहुंचती है और उसको स्पर्श करती है। दूसरा चरण क्या होता है? अवरोध। अवरोध में क्या है कि 2 अवयव, मतलब मुख्य अवयव 2 एक दूसरे को स्पर्श करके भीतर से आती हुई हवा को रोक लेते हैं। जब हवा को, और देखिए अवरोध मतलब रोकना, तो किसको रोकना है? हवा को रोकना। तो जब प्राणवायु या श्वास को, हवा को रोक लेंगे तब कोई ना कोई विकार उत्पन्न करेगा। तो फिर क्या है? तीसरा चरण क्या होता है? स्फोटन। स्फोटन का देखिए, स्फोटन मतलब फूटना। जब कोई चीज फूटता है तो कोई ना कोई आवाज होती है। तो स्फोटन जब हवा, जो प्राणवायु को या श्वास को रोका गया है भीतर में, जब उन दोनों अवयव को एक दूसरे से दूर होना पड़ता है, हट जाते हैं, तब हवा बाहर निकल जाती है। तो उस निकलने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इन तीनों स्थितियों से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वे सभी स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या, जिसे वर्गीय व्यंजन दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन हिंदी में विद्वानों ने स्पर्श व्यंजन के सभी वर्गीय व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन नहीं कहा गया है। शुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या तो 16 होती है, इन्होंने खुद कहा है। देखिए, स्फोटित स्पर्श और अस्फोटित स्पर्श होता है। तो यहाँ पर देखिए, तीसरा चरण होता है, अर्थात अंत में स्फोट होता है। तो वो क्या स्फोटित, ये आपसे संबंधित नहीं है, बस ध्वनियों के उच्चारण से संबंधित है। जैसे कि ये लिखा है व्यंजन के पूर्व, जैसे अप्सरा लिखा है, और शब्दांत में जैसे आप लिखा है। 3 स्वरों में स्फोटित स्फोटित का भाव आता है, थोड़ा ध्वनि विकार भी होता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए ये लाइन कि भारतीय भारतीय वैयाकरणों ने इस अस्फोटित
उच्चारण को अभिनिधान कहा है। तो ये तो स्फोटित और अस्फोटित से संबंधित है। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रश्न है कि हिंदी भाषा में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो 16 होगी। देखिए ये 16 है। और जैसे का, खा, गा, घा, तो अब देखेंगे कि ये वर्गीय व्यंजन हम देखेंगे तो यहाँ पर अंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंगा का उच्चारण जब उच्चारण स्थान से देखेंगे तो ये कंठ और नासिका के, तो जो नासिक की ध्वनि होती है उन दोनों के मेल से अंगा का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ पर शुद्ध स्पर्शी में नहीं रखा गया है। फिर देखें कि का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, यहाँ पर अड़ा नहीं है। ता, था, दा, धा, यहाँ ना नहीं है। पा, फा, बा, भा, यहाँ मा नहीं है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमें 16 वर्ण मिले हैं, लेकिन अगर 25 में से और जो बाकी थे वो गए कहाँ, तो हम देखेंगे कि स्पर्शी व्यंजनों में जैसे चा है, छा है, जा, झा, और पांचों नासिक के जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि अड़ा हो गया, अंगा हो गया, ना हो गया, मा हो गया, ये पांचों नासिक के व्यंजन को स्पर्श में रखा जाता है। किस भाषा में? संस्कृत में। हिंदी में से क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि शुद्ध स्पर्शी व्यंजन 16 ही है। कभी आपसे प्रश्न किया जाए कि शुद्ध स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 16 है। लेकिन एक पूछे कि स्पर्शी व्यंजनों, स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन तो एक ही है, वो 25 हैं। आपको 25 कहना है क्योंकि उनका वर्ग है उच्चारण की दृष्टि से, लेकिन वो स्पर्शी और वर्गीय दोनों है तो 25 ही सही होगा। लेकिन अगर 25 विकल्प में ना हो तो 16 ही सही उत्तर होगा। तो स्पर्शी व्यंजन में वर्गीय व्यंजन के किन व्यंजनों को छोड़ा गया है? तो जो नासिक की ध्वनियां हैं, पंचमाक्षर हैं, उन्हें और ये तालव्य हैं, तालव्य व्यंजनों को छोड़ करके से सभी स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा क्या है, संघर्षी। ये भी प्रयत्न के आधार पर, देखिए ये जैसे स्पर्शी हमने देखा तो इनका जैसे कि प्रश्न किया जाए कि प्रयत्न के आधार पर इनमें से कौन प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है, तो स्पर्शी है, संघर्षी है, स्पर्श, संघर्षी, ये सभी प्रयत्न के आधार पर आते हैं। लेकिन और जैसे नाम आ जाएंगे जैसे उपालजीवी, अलिजीवी, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। दूसरा क्या है, संघर्षी। संघर्ष का मतलब होता है परिश्रम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मेहनत करनी पड़े, संघर्ष हो, रगड़ हो, और तो वो संघर्षी कहलाएंगे। तो संघर्षी शब्द विशेषण बन गया है। तो संघर्षी क्या है? व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या है? इसके उच्चारण में परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि यहाँ इससे नहीं होगा, इसके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट आ जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली जो हवा है वह घर्षण या संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है। जब दो उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाएंगे तो जो सांस लिए हैं, वायु लिए हैं, तो उसको निकलने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिससे रगड़ उत्पन्न होती है, तो संघर्षण होता है, घर्षण होता है। तो हिंदी में संघर्षी, देखिए हम पढ़ते हैं कि संघर्षी वर्ण कौन कौन से हैं, तो हमें ये मिलता है कि सा, शा और सा, हा। लेकिन ये जो व्यंजन है ये संस्कृत में संघर्षी कहे गए हैं, हिंदी में ये यही नहीं है, और भी हैं। तो इनमें से ये जो मूर्धन्य सा है इसे हिंदी में संघर्षी नहीं माना गया है। जैसे फा है, वा है, इनका उच्चारण जब भी हम करेंगे तो क्या होता है इनकी स्थितियों में कि दो उच्चारण स्थान इतने निकट आ जाते हैं कि इनमें उच्चारण में कठिनाई। जैसे बोलिए फ, व, स, ज, श, ख, ग, ह। हाँ, तो ये संस्कृत में क्या है, ये 4 व्यंजन संघर्षी व्यंजन है। तो आपको देखिए संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 8। 8 कौन कौन से? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है जो खा है, गा है, हा, तो इसके कई स्थितियां, कई नाम आ जाते हैं।
जा है, सा तो से आप अवगत ही होंगे कि ये संघर्षी है, जिसे ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, वो दूसरे आधार पर ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रयत्न के आधार पर। अगला प्रकार है तीसरा, क्या नाम है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्श का मतलब छूना, संघर्षी मतलब अभी जाने हैं कि संघर्ष करना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, स्पर्श और संघर्ष दोनों होता है, इनके अनुसार देखिए ये क्या परिभाषा देते हैं इन विद्वान ने, कि इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श होता है, प्रारंभिक स्पर्श होता है, तथा अंतिम चरण संघर्ष का होता है। कि सबसे पहले जब इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो पहले क्या होगा? स्पर्श होगा, फिर उसके बाद संघर्ष होता है। तो हिंदी में स्पर्श संघर्षी ध्वनियां 4 हैं, चा, छा, जा, झा। देखिए पहले आप बोलेंगे चा तो पहले स्पर्श होगा, फिर उससे जब हटाएंगे, जब स्फोटन की स्थिति होती है, देखिए उच्चारण में आपने 3 स्थितियां देखी ना, स्फोटन, तो इसे स्पर्श होगा और संघर्ष होगा। जब दोनों होंगे तो स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। तो चा है चा, छा, जा, झा। तो अब ये जा आपको मिला है, तो ये स्पर्शी क्या है? संघर्षी भी है और स्पर्शी भी है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये संघर्षी व्यंजन भी है जा, और स्पर्श संघर्षी दोनों है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि स्पर्श संघर्षी और संघर्षी दोनों में कौन सा व्यंजन आता है? तो जा है, क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं तो संघर्ष होता है जा, तो स्पर्श होने के कारण ये स्पर्श और संघर्षी दोनों में आ जाएगा। संस्कृत में ये स्पर्श माने गए हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी माने गए हैं और संस्कृत में क्या माने गए हैं? स्पर्श माने गए, स्पर्शी व्यंजन माने गए हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन को स्फोटित रूप में ही स्पर्श संघर्षी रहता है और अस्फोटित होने पर स्पर्श हो जाता है। कि यहाँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि जब स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्फोटित रूप में रहेगा, उच्चरित होता है, तब ये क्या रहते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। कि जब उनसे स्फोटित का क्या है, जब अलगाव होता है, तब ये क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। जैसे हमने लिया चा, क्या है? चा व्यंजन है, और इस ये चा व्यंजन देखेंगे तो प्रयत्न के आधार पर ये क्या है? स्पर्श संघर्षी है। अभी हमने देखा कि स्पर्श संघर्षी है, लेकिन जब ये स्फोटित, इसका उच्चारण करेंगे हम किसी वर्ण के साथ, तो सबसे पहले अगर जिसमें ये पहले ही आएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी होता है। जैसे लिखा है चना, तो पहले चा उच्चारण किए, तो चा अगर पूछे कि चना ये एक शब्द है, तो इस शब्द में चा वर्ण का प्रयत्न के आधार पर यह किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। लेकिन जब इसी को उल्टा कर देंगे, नाच, क्या हो जाएगा? नाच। तब यही चा, जो इस चा को हमने पहले बोला है, तो यही चा क्या हो जाएगा? स्पर्शी हो जाएगा। इस अंतर को, इस भेद को एक करने के लिए ही संस्कृत में स्पर्श संघर्षी व्यंजन को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्पर्श कहा गया है। स्पर्श संघर्षी कोई भेद नहीं है, वहां पर केवल स्पर्शी ही है। आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे, अभी तक जितना हमने पढ़ा तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चौथा भेद है, 8 भेद होते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न के आधार पर 2 भागों में बांटा है, एक अभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न। देखिए नासिक व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न को इस परिभाषिक रूप से कि किन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। तो साधारण है कि हवा नाक से निकलेगी तो वो नासिक की ही होंगी। जैसे अगर आप उच्चारण करेंगे तो कि अंगा, ञा, अणा, ना, मा,
ये क्या है, नासिक के व्यंजन है। क्यों है? क्योंकि स्पर्श व्यंजनों में हवा क्या होती है, हवा का निकलना कुछ देर के लिए रुक जाता है, अवरोध की स्थिति हो जाती है। किंतु नासिक व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। जैसे आपने जब हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि स्वरों में स्वर तंत्रियों के आधार पर तो घोष अघोष था। उच्चारण में जहाँ कौवे की स्थिति पर देखे थे कि कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो अनुनासिक था और अनुनासिक स्वर या ध्वनिया और निरनुनासिक तो ये क्या था कि जिन स्वरों के उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग हो, देखिए अनुनासिक, मुख और नासिका दोनों का हो, वो अनुनासिक होते हैं। जैसे ये चंद्र बिंदु, तो ये हुआ था। लेकिन ये नासिक की ध्वनियां, तो सभी नासिक की ध्वनियां क्या होती हैं, सब नासिक की ध्वनियों में जो पंचमाक्षर होता है वही आते हैं। लेकिन अनुनासिक जो होते हैं ये एक रूप होता है। और हिंदी में एक परिवर्तन भी हुआ है, जैसे ये पंचमाक्षर हैं तो ये अनुस्वार के रूप में भी, नासिक की ध्वनियां हैं, अनुस्वार के रूप में भी आते हैं। जैसे आप लिखते हैं समवार, ठीक, समवार, तो ये जो ऊपर लिखा है माँ का उच्चारण होता है, लेकिन ये क्या है, नाक से ही उच्चारित होती है ध्वनि, इसलिए नासिक की ध्वनि हुई। और नासिक व्यंजन क्या होते हैं, तो ये पंचमाक्षर होते हैं। और निरनुनासिक क्या होते हैं कि जिसमें केवल मुख का ही प्रयोग हो। जैसे अगर हम बोल दिए का, तो ये क्या हो गया, निरनुनासिक हो गया। अगर इसी में हमने हम बोल दिया कंग, तो ये क्या हो गया, नासिक। क्योंकि का उच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन इस पर ज्यादा जोर नहीं, नासिका पर अधिक है। और जो हमारी जब उच्चारण करते हैं जो वायु है वो नासिक का मतलब नाक की ओर से ज्यादा निकलती है, इसलिए नासिक के कहलाते हैं। तो ये साधारण था कि नासिक व्यंजन क्या है, तो पंचमाक्षर को नासिक कहा गया है। और इसकी परिभाषा क्या है कि इनके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। तो जब जिनके उच्चारण में हवा नाक से निकलेगी वे ही नासिक के कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में हवा क्या है, नासिक में अवरोध हो जाता है और नासिका से अधिक होता है, इसलिए नासिक के कहलाते हैं। तो नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी है, 5 है। तो पंचमाक्षर जो होंगे वो व्यंजन नासिक के कहलाते हैं। आगे देखते हैं पार्श्विक। देखिए पार्श्व धन इक, पार्श्व धन इक जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्श्विक। मतलब पार्श्व मतलब बगल, इक मतलब संबंधित, जो बगल से संबंधित है वो पार्श्विक कहलाता है। इनके मुंह में, देखिए इनके उच्चारण में मुंह के मध्य भाग मार्ग में 2 अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग। अब कौन सा अंग, मुख का अवयव। कौन सा, मुख, क्योंकि ध्वनियों का उच्चारण मुख से ही होता है। भाषा में जिन ध्वनियों को हम बोलेंगे मुख से ही बोलते हैं। तो 2 अवयव, 2 मुख के अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को क्या कर लेते हैं, अवरुद्ध, रोक लेते हैं। किंतु हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकल जाती है, कि पहले हवा को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, लेकिन अगल बगल से निकल जाती है, पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बगल से निकलने के कारण ये पार्श्विक कहलाया, पार्श्व से। इसके आधार पर 2 भेद होते हैं, एक पार्श्विक, द्विपार्श्विक। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। यही महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में या हिंदी भाषा में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, तो ला है। ला बोलते हैं ना, तो जब वायु क्या होती है, 2 मुखावयों में अवरुद्ध होती है किंतु बगल से निकल जाती है, ला। और इसमें एक पार्श्विक द्विपार्श्विक क्या है, देखिए जो कुछ उच्चारण में एक पार्श्विक तथा कुछ के उच्चारण में द्विपार्श्विक होता है, ये जब शब्द का निर्माण होता है ना, जैसे अभी हमने स्पर्श संघर्ष में बताया, ये क्या है, चना और नाच, ऐसी स्थिति बनती है। तो साधारण प्रश्न यही है कि ला वर्ण आपका क्या है, पार्श्विक है। अब आगे देखते हैं उत्क्षिप्त, छठा वेद क्या है, उत्क्षिप्त। इसके उच्चारण में क्या होते हैं, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है। ये जो नाम है ना उत्क्षिप्त, आप याद रखिए कि ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है, उन्होंने कहा है उत्क्षिप्त। और ये क्या है, ड, देखिए ये लगा है, ये बिंदी,
और एक इसके नीचे बिंदी है। लेकिन जब इसको वर्गीय व्यंजन में ले जाएंगे ना, तब ये डा हो जाता है और ढा हो जाता है। तो ये ढा, अगर ढा और ढा है तो ये मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य। और लेकिन जब इसके नीचे बिंदी लग गई, तब ये उच्चारण के आधार पर ये मूर्धन्य हुए और बिंदी लग गई, तब ये उच्छिप्त हो जाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण कुछ ऐसे होता है, अ ड और अ ढ। तो पहले क्या है, आ को बोलने के लिए आप ऊपर ले जाएंगे जीभ को, ढ, तो अड़ ढ, जैसे सड़क लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सड़क। तो आप डा तो नहीं बोलते, तो उत्क्षिप्त, उत मतलब देखिए उत का अर्थ है ऊपर, उपसर्ग है, और क्षिप्त मतलब गिरना, क्षिप फेंकना, गिरना। तो ऊपर उठ करके नीचे गिरना है। जिस व्यंजन की स्थिति, उच्चारण में ऐसी स्थिति होती है, वे क्या कहलाते हैं, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयत्न के आधार पर ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो क्या है, उत्क्षिप्त है। या उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, उनकी क्या परिभाषा है, किसी भी प्रकार का प्रश्न बने तो आप सरलता से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनके नाम क्या है। देखिए, ये जो बिंदी लग गई है, लगने के कारण इनका एक नया स्वरूप, ये इसी डा में जब बिंदी लग गई तो नया स्वरूप बन गया, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, नवीन व्यंजन। क्या कहा गया, नवीन व्यंजन। और ये जो बिंदी नीचे लगती है, देखिए किसी भी व्यंजन में, जैसे हमने एक सिरोरेखा खींची, एक खड़ी पाई खींची, तो इसमें बिंदी कैसे कैसे लगती है। देखिए, यहाँ लगेगी तो पंचमाक्षर में होती है, और यहाँ लगती है तो नासिक की होती है, और यहाँ लगती है तो नुफ्ता होता है, यहाँ लगती है तो द्विगुण होता है। इतने तरीके से व्यंजनों में बिंदियां लगती हैं, सबके नाम अलग अलग है। तो जब ये बिंदी लगी, तो इस बिंदी का नाम, या इसे जो लगा है अनुसार, ये इसका नाम क्या हो गया, ताड़न जात। तो ताड़न जात किस जाति का है, ताड़ित जाति का है। तो इसके कई नाम, उत्क्षिप्त, ताड़न जात और नवीन व्यंजन, द्विगुण। देखिए, द्विगुण क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके दो गुण हो गए, एक डा हो गया और दूसरा एक बिंदी हो गया, एक दो, द्विगुण मतलब दो दो गुण लिए हुए, इसलिए द्विगुण, इसलिए इसके कई नाम ऐसे हो गए हैं। अब इस तरीके के जो भी प्रश्न बनेंगे हो जाएगा आसानी से, कोई कठिनाई नहीं होगी। आगे देखते हैं, कंपन जात, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। कंपन जात, यहाँ नाम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कंपन मतलब कांपना, जात मतलब से युक्त। कंपन जात की ऐसा कौन सा व्यंजन है कि जिसके उच्चारण में जीभ की स्थिति कांपने जैसी हो जाती है। लिखा क्या है, इसके उच्चारण में किसी अवयव की नोक में, किसी मतलब कोई मुख का भाग है, उसके नोक में वायु के प्रवाह से कंपन होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में एक वर्ण है रा, तो हिंदी में अगर पूछा गया हिंदी में कंपन जात व्यंजन कौन सा है, तो रा है। के उच्चारण से जीभ की नोक क्या है, कांप जाती है। अगर आप बोलते हैं इसे रा, तो इसके उच्चारण में जीभ का कौन सा हिस्सा कांपता है, जीभ का आगे का हिस्सा, नोक वाला। देखिए, इसी का नाम, ये जो कंपन जात है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है नाम, और ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इन्होंने क्या कहा, लुंठित कहा। लेकिन अब देखेंगे कि डॉक्टर कादरी और चटर्जी ने इसे क्या नाम दिया, उत्क्षिप्त कहा। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, आपको ड और ढा कहना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर कादरी और चटर्जी जी के अनुसार उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, तो वो रा है। ठीक, किंतु हिंदी में इसे कंपन जात ही कहा जाता है और लुंठित नाम भी मान्य है। आगे देखते हैं, संघर्षहीन सा प्रवाह, संघर्षहीन और सा प्रवाह। संघर्ष मतलब कि संघर्षहीन, जो संघर्ष से हीन हो, और सा प्रवाह लेकिन प्रवाह हो। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है और प्रवाह होता है। सा प्रवाह मतलब साथ में, तो इस कौन सा ऐसा व्यंजन है, तो उसकी परिभाषा क्या है, इसमें हवा का प्रवाह क्या होता है,
चलता है कि हवा का प्रवाह तो चलता है किंतु संघर्ष नहीं होता है। जैसे ये दो ध्वनियां हैं या और वाह, ऐसी ही ध्वनियां हैं या और वाह। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संघर्षहीन और सप्रवाही व्यंजन कौन सा है या ध्वनि कौन सी है, तो या और वाह है, ऐसी ही ध्वनियां हैं। ये स्वर तथा व्यंजन के बीच में है, अतः इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। यो ये अपनी प्रकृति में स्वर से अधिक व्यंजन है, अतः इसे अर्ध स्वर कहते हैं। ये अपनी प्रकृति में स्वर से अधिक व्यंजन है, इसलिए अर्ध व्यंजन कहना कदाचित अधिक उपयुक्त नहीं है इनके उच्चारण में। उच्चारण अवयव पहले क्रमशः ई और उ, क्या ई और उ स्थिति में होते हैं, फिर परवर्ती स्वर या और वाह व्यंजन की स्थिति में हो जाते हैं। देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है, आपको अर्ध स्वर आपसे पूछा जा सकता है और प्रश्न बनता भी है, बहुत महत्वपूर्ण है कि अर्ध स्वर किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो वो क्या है, या और वाह है, अर्ध व्यंजन नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ कह दिया है कि इसे अर्ध व्यंजन कहना उपयुक्त नहीं है, तो अर्ध स्वर ही कहा जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि वासुदेव नंदन प्रसाद ने अर्ध स्वरों में या व र ल सबको माना है, लेकिन ये गलत है। उन्होंने अंतस्थ को क्या मान लिया है, अर्ध स्वर। लेकिन जब एक नाम होता है संघर्षहीन और सप्रवाही, तो दो ही आते हैं, या और वाह। तो जैसे कि अर्ध स्वर, संघर्षहीन, सप्रवाही, ये नाम है किसके, या और वाह के। देखिए एक यहाँ पर है, हम पढ़ रहे हैं पहला आधार प्रयत्न के आधार पर, कि जब श्वास को मुख में रोकते हैं तो अंदर प्रयास जो करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इनके अनुसार क्या है, 8 प्रकार के। इन्होंने एक विभाजन और किया है कि कभी कभी व्यंजनों के प्रयत्न के आधार पर मोटे रूप में 2 भेद किए सकते हैं। एक तो आपने 8 पढ़ा, जहां स्पर्श, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी इत्यादि, ये 8 भेद पढ़े, प्रकार पढ़े। लेकिन वही दूसरा प्रकार की क्या है, इन्होंने क्या कहा, 2 नाम दिया है कि इन सभी व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, अवरोधी और अनवरोधी। वो जितने 8 प्रकार हमने पढ़े अभी, उनको ही 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या है, अवरोधी, कि जिनके उच्चारण में हवा रुक जाए, वो क्या होंगे, अवरोधी, के बीच में रुके वो अवरोधी होते हैं। इनमें अवरोधी व्यंजन कौन कौन से होंगे, जो स्पर्श हैं, 16 हमने पढ़े स्पर्श, ये क्या है, अवरोधी हैं। स्पर्श संघर्षी क्या है, अवरोधी हैं। तो अवरोधी ध्वनियां कौन कौन सी हैं, स्पर्श और स्पर्श संघर्षी ध्वनियां अवरोधी में आएंगी। अनवरोधी मतलब कि जिनके उच्चारण में हवा रुके नहीं, कि हवा मुख में नहीं रुकती है, आसानी से उच्चारण हो जाता है, वे क्या होते हैं, वे अनवरोधी होते हैं। तो जो शेष बचे हुए हैं सब अनवरोधी में जाएंगे। कि नासिक के है, जैसे नासिक की क्या है, पंचमाक्षर है, जो वर्गीय व्यंजन का क्या है, पंचमाक्षर होते हैं, वे नासिक होंगे। उत्क्षिप्त है क्या, अड अढ़ है और अड अढ़ है। कंपन जात क्या है, रा, पार्श्विक ला, संघर्षी 8 पढ़े हमने। अर्ध स्वर क्या है, या और वाह। ये सभी ध्वनियां क्या है, अनवरोधी हैं। तो अनवरोधी में आपको ज्ञात करना है नासिक के, उत्क्षिप्त, कंपनजात, पार्श्विक, संघर्षी, अर्ध स्वर, ये सभी ध्वनियां क्या है, अनवरोधी। तो आपको ये थोड़ा नया लग रहा होगा कि ये नया नाम कहाँ से है। तो भावी परीक्षाओं में नए प्रश्नों के रूप में ये भी उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए इसी दृष्टि को रखते हुए हम आपके समक्ष व्यंजनों का भेद या व्यंजनों के प्रकार में उनके आधार को प्रस्तुत किए हैं। ये हमने प्रयत्न के आधार पर देखा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा आधार है खा, दूसरा आधार स्थान के आधार पर। स्थान का तात्पर्य क्या है, स्थान का मतलब मुख अवयव में जो स्थान होते हैं उनके आधार पर व्यंजन के भेद क्या है, हम देखेंगे। पहले एक चीज समझेंगे कि यहाँ देखेंगे कि हमारे मुख में कभी कभी ये स्थिति होती है कि मुख में किसे हम नासिक की कहेंगे, किसे हम मूर्धा कहेंगे। तो किसे कहेंगे पहले ये समझ लेना जरूरी है।
देखिए ये हमारा मुख है और यहाँ पर देखेंगे कुछ नंबरिंग की गई है, ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखिए पहले 1 नंबर यहाँ है, ये क्या है? आपका मुख है। ठीक, समझ में तो आ रहा होगा कि ये नाक है, फिर ये ऊपर का ओष्ठ है, फिर नीचे का ओष्ठ है, फिर ये नीचे की दाढ़ है, फिर ये कंठ है। तो यहाँ नंबरिंग की गई है। आपको नंबर से समझाते हैं कि जहां पर पहला नंबर लिखा है इसको कहते हैं उपाल जीव, गलभिल, कंठ या कंठ मार्ग। इसके इतने नाम है कि जो ये स्थिति है जब आप सांस लेते हैं यहाँ रुकती है तो इसका नाम क्या है? उपाल जिह्व, गलबिल, कंठ, कंठ मार्ग। ठीक, और अब देखते हैं कि 2 नंबर कहाँ है। जब और नीचे सांस जाती, देखिए ये जो छिद्र बना है आपके, जब आप मुख खोलेंगे, देखिए ये जो छिद्र बना है, इस छिद्र को जब आप मुंह खोलेंगे ना तो ये आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पर क्या है? ये 2 नंबर है। इसके नीचे की जो स्थिति है ये अमाशय में जाने वाली नली के पास में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भोजन नालिका। क्या कहते हैं? भोजन नालिका। ये भोजन नालिका है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उपाली जिह्व, और क्या नाम है इसका? गल बिल। ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये नाम है। संभवतः आपसे कभी पूछ लिया जाए। कंठ भी कहते हैं इसे और कंठ मार्ग भी कहते हैं। और तीसरा देखते हैं कि तीसरा कहाँ है। ये है तीसरा कि भोजन नालिका के पास में ही ये जो स्थिति है ये क्या है? तीसरा, इसका नाम है स्वर यंत्र। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है इसका? स्वर यंत्र। जहां पर नाद की स्थिति बनती है, स्वरों का उच्चारण होता है घोष अघोष की, वो यही है, यहां से है। तो ये क्या है? स्वर यंत्र है। इसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। देखिए अब चौथा देखते हैं कि चौथा ये जो स्थिति है, ये छिद्र है मुख में, इसका नाम क्या है? स्वर यंत्र मुख। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा जो है इसका नाम है स्वर यंत्र मुख। स्वर यंत्र मुख महत्वपूर्ण है। यहाँ से किस व्यंजन का उच्चारण होता है? हा का। जो आप कहते हो कि हिंदी में कि हा क्या है? काकल्य व्यंजन है। तो ये आपका काकल ही है जहां से हा का उच्चारण होता है। 5वां देखते हैं स्वर तंत्री। इसे स्वर तंत्री कहते हैं। ये इसी से संबंधित है, तीसरे वाले से, तीसरे चौथे से। तो ये सब इसी में आ जाएंगे। और छठा कहाँ है? ये है 6, जहां पर ये देखिए ये जो छिद्र के बगल में लटकता हुआ, इसी को कौवा कहते हैं। जो आपने स्वर में पढ़ा था ना, कौवे के आधार पर स्वरों का विभाजन, जो अनुनासिक था और निरनुनासिक था। 2 स्थितियां थी स्वर के। अब देखिए अनुनासिक क्या होते हैं, जैसे हमने लिखा ठीक, और यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि इसकी मात्रा ना ऐसे ऊपर जाती है। ये हम शब्दकोश में वर्णमाला जब बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? कौवा है। मुख में जब खोलेंगे ना तो ये लटकता हुआ दिखाएगा। जब ये ऊपर हो जाता है तो सारी हवा आपके नासिका से जाती है। जब नीचे रहता है तो मुख से ही सब निकलती हैं। तो इन स्वरों का उच्चारण होता है। तो छोटा ये है, इसको क्या कहते हैं? स्वरयंत्र मुख या स्वरयंत्रण। अभिकाकल क्या कहते हैं? कौवा कहा गया। और क्या नाम दे सकते हैं? अभिकाकल। ये भाषा विज्ञान के नाम है, अभिकाकल। तो आपको काकल केवल याद रखना है या काकल। तो यहाँ से हा का उच्चारण होता है। और देखते हैं, देखिए 7वां क्या है? ये मुख के ऊपर जहां दांत के जबड़े जुड़े होते हैं, ये है। इसका नाम क्या है? मुख इसी के ऊपर थोड़ा, ये नाक। देखिए ये नाक है ना, आपके दिख रहा है ना, नाक है। तो यहाँ से जब यहाँ से भी वायु लेते हैं तो ये जो यहाँ पर है इसे कहते हैं नासिका विवर। क्या कहते हैं? नासिका
विवर। इसे आप ध्यान में रखेंगे तो आगे के जो आधार हैं व्यंजन के वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। आठवां क्या है? आठवें का नाम देखिए, जो महत्वपूर्ण है वही जानिए। आठवां मुख विवर कहलाता है। मुख विवर, जैसे कहते हैं ना कि मुख विवर से वायु का निकलना, तो ये मुख विवर मतलब छेद होता है, छिद्र होता है, तो मुख विवर से। और मुख विवर होगा अलिजीव। देखिए ये जो नौवां है, नौवां ये इसी के पास है, छिद्र के पास है ना, तो इसका नाम है अलिजीव। ठीक, उपालिजीव और अलिजीव थोड़ा सा ये जो है ना अभिकाकल उपालिजीव है, ये उपालिजीव है पहला वाला, उपालिजीव। और ये नौवां क्या है? अलिजीव। ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अलिजीव और उपालिजीव, जिसे कौवा भी कहते हैं, तो वही है काकल के समीप में। देखिए सबका महत्वपूर्ण स्थान होता है वर्णों के उच्चारण में। अब 10वां क्या है? 10वां है कंठ। तो आप कंठ किसे कहते हैं? 10वें ये कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। 11 नंबर, 11 ये है 11। 11 को कहा जाता है कोमल तालु। देखिए कुछ वर्ण होते हैं कोमल तालु भी कहते हैं ना, तो यहीं से उच्चारित होते हैं कोमल तालु। तो ये जो है ऊपर का हिस्सा मुख के, ये कोमल तालु कहलाता है। और 11 हो गया। 12 कहाँ है? ये है 12। अब उसी के समीप में है तो कोमल तालु के ही आएगा। तो देखिए ये कोमल तालु है, तालु में है 11 कोमल तालु। 12 है मूर्धा। देखिए दांत जहां से जुड़े रहते हैं वही मूर्धा कहलाते हैं, जहां से जुड़े रहते हैं वो मूर्धा कहलाते हैं। तो कोमल तालु, मूर्धा। और कोमल तालु ये भी है जो 13 नंबर का है, ये भी कोमल तालु में आएंगे। 14 जो है वर्त्स है। देखिए ये वर्त्स, वर्त क्या है? वर्त से देखिए आपको एक व्यंजन मिलेगा, जैसे ना है, सा है इत्यादि। ये सब क्या है? वर्ष व्यंजन कहलाते हैं अलग अलग आधारों के आधार पर। और 14 भी इसी के अंतर्गत है, वर्ष के आधार पर ही। 5वां देखते हैं 15वां। ये क्या है? दांत। देखिए 15 ये यहाँ पर एरो गया है, ये दांत है। तो जहां पर दांत से उच्चारित होते हैं वो दांत कहलाते हैं। और ये ओष्ठ है। देखिए कुछ वर्ण होते हैं जो केवल ओठों से ही उच्चारित होते हैं, एक पूर्व से, एक और कुछ वर्ण होते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, श्वास जाने का स्वाभाविक मार्ग होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? श्वास में जैसे घोष और अघोष। अल्पप्राण जैसे कि थोड़ी वायु बाहर निकलेगी तो अल्पप्राण होता है। और 2 फेफड़े, ये नीचे जो है फेफड़े की स्थिति है जहां पर यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए 22 नंबर जो है, ये 22 नंबर देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसका नाम है जिह्वा। 22 ये जीभ है आपकी, जीभ के भाग होते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों को जैसे उच्चारण किए थे ना, देखिए ये जीभ हो गई आपकी, क्या है? जीभ है। तो ये जहां से जुड़ी हुई है ये मूल हो गया जीभ का, तो जीभ है ना। और ये क्या हो गया? अग्र। ठीक, अग्र है। और ये क्या है? मध्य है। तो ये स्वरों में हमने देखा था कि अग्र, मध्य, और ये मूल का क्या हुआ? पश्च। जैसे पीछे से जो उच्चारित होते हैं, जैसे ओ ओ औ, जैसे कि अब वृत्ताकार स्वर हैं वो पश्च में भी आते हैं। अग्र में जैसे ई ए है, मध्य में जैसे आ है, ठीक, और आ है। तो ये स्वर होते हैं। जीभ, जिह्वा कहते हैं। जिह्वा देखिए कहाँ से जुड़े हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है वर्णों के उच्चारण में। और बाकी जिह्वाग्र है, जिह्वपश्च है, मतलब ये आगे पीछे का हमने समझा दिया है। अब इसी के सहारे पर
हम हल करते हैं आगे कि और व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी हम देखें कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। उसमें एक और था अवरोधी और अनवरोधी। देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कुछ भेद हुए हैं। देखिए जैसे एक नाम है स्वर यंत्रमुखी। उन ध्वनियों को कहते हैं स्वर यंत्रमुखी जो स्वर यंत्र मुख से उच्चरित की जाती हैं। इन्हें स्वर यंत्र या स्थानीय, काकल्य या उरस्थ भी कहा जाता है। तो ये जो स्वर यंत्रमुखी है इसका नाम क्या क्या है? स्वर यंत्र, इसका स्थानीय भी है, काकल भी है, उरस्थ भी है। तो इसे स्वर यंत्रमुखी कहते हैं। हिंदी में एक वर्ण है हा। अभी हमको बताया कि हा वर्ण क्या है? काकल्य, कि जिसमें काकल्य वर्ण था, जो काकल्य स्थान था, हम आपको दिखाए थे कि वहां से इस वर्ण का उच्चारण होता है। तो हिंदी में स्वर यंत्रमुखी और संघर्षी, स्वर यंत्रमुखी और संघर्षी भी है। हा क्या है? स्वर यंत्रमुखी भी है, संघर्षी भी है। तो संघर्षी कैसे? देखिए स्वर यंत्रमुखी कि मतलब जो काकल्य से या उरस्थ स्थान से उच्चरित होते हैं, स्वर यंत्रमुखी से उच्चरित होते हैं, वो स्वर यंत्रमुखी हो गए। लेकिन संघर्षी क्या है? अभी हमने प्रयत्न के आधार पर देखा था कि हा क्या है? संघर्षी वर्ण भी है। क्या है? 8 बताए थे संघर्षी में, तो संघर्षी भी है। अब ये जैसे अन्य भाषाओं का, जैसे अरबी में हमजा होता है, स्वर यंत्रमुखी होती है। उत्तरी जर्मनी में कुछ अन्य भाषाओं में भी स्पर्श मिलता है, ये आपके काम का नहीं है। बस ये जानिए कि स्वर यंत्रमुखी क्या है। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन हा है। अब देखिए उपाल जिह्वी उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र और अल जिह्वी के बीच, उपाल जिह्व मतलब नासिका के पास की स्थिति होती है या गलबिल से उच्चरित होता है। इसके लिए जिह्वा मूल को पीछे हटाकर गलबिल को संकीर्ण करना पड़ता है। तो यहाँ से आप हिंदी भाषा में कोई भी वर्ण उच्चरित नहीं होता है, इससे आप कोई संबंध नहीं, स्वर यंत्रमुखी से संबंध था। अल जिह्वी, देखिए अल जिह्वी ये अनुनासिक होते हैं, जैसे कौवे या अल जिह्वी से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इसके लिए जिह्वा मूल या जिह्वा पश्च। देखिए जिह्वा मूल क्या है, जिह्वा पश्च क्या है। जैसे जीभ में तो ये जो पीछे का भाग है ये मूल है, और इसी को क्या कहते हैं? पश्च भी कहते हैं। तो पीछे का भाग और ये क्या है? पश्च हुआ। को या तो निकट जाकर वायु मार्ग संकरा करना पड़ता है या ध्वनि, संघर्षी ध्वनि उत्पन्न होती है। कौवा जो है अलजीवी है, उसको ध्वनि उच्चारण के समय क्या करना पड़ता है? वायु मार्ग को रोकना पड़ता है, जिससे संघर्षी ध्वनि उत्पन्न हो, वो अलजीवी कहलाती है। इसमें इन ध्वनियों को जिह्वा मूली भी कहते हैं या जिह्वा पश्ची भी कहा जाता है। जैसे का होता है, ये एक प्रकार की ध्वनि है। देखिए किसी परीक्षा में पूछा गया था कि जैसे कि हम अगर वर्णों का वर्गीकरण करें, वर्णों का, तो वो एक ध्वनियाँ, देखिए एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। क्या है? व्यंजन। तो स्वर का विभाजन तो स्वर अलग है, और व्यंजन का अगर बांटे हम तो स्पर्शी व्यंजन है। साधारण रूप से जब संख्या गिनते हैं ना तब, तो एक स्पर्शी हो गया, दूसरा ऊष्म हो गया, और तीसरा क्या है? तीसरा अंतस्थ हो गया। ये मूल व्यंजन होते हैं। अगर हम देखें तो हमारी वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है देखेंगे तो यही रहता है। इनमें और जोड़ा जाता है, एक ध्वनियाँ होती हैं अयोग वाह। क्या होती हैं? अयोग वाह। तो आप हिंदी में पढ़ते हैं कि अयोग वाह ध्वनियाँ 2 होती हैं, एक नासिक की होती है और एक विसर्ग होती है। ये 2 ध्वनियाँ क्या होती हैं? अयोग वाह। लेकिन जब देखेंगे अन्य भाषा में तो जो आपको ये मिला है जिह्वा पश्ची या जिह्वा मूली, कि जिह्वा के मूल से जो उच्चरित होते हैं, जैसे का है तो 2 और होते हैं,
वो भी अयोगवा में ही होते हैं, क्योंकि उनका वे न स्वर में रहते हैं और न ही व्यंजन में। तो ये जो का है और खा है, पा है और फा है, तो ये अलजिह्वी कहलाते हैं। तो इसमें जैसे आपको का मिला है उदाहरण में क, तो जब इसका उच्चारण करते हैं ना, तो ये इस स्थिति होती है। तो इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? अलजिह्वी, जिह्वा पश्ची। इसका उच्चारण, इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका उच्चारण जीभ के पीछे के भाग से, जहाँ से जुड़ी रहती है जीभ, वहाँ से होता है, इसलिए इसे जिह्वा पश्ची या जिह्वा मूली कहते हैं। और इसके उच्चारण को जब का को बोले क, तो थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है, और ये जिह्वा मूली भी है, संघर्ष ध्वनि भी है। आपने पढ़ा था भी कि संघर्षी ध्वनियाँ जो 8 थी, उसमें का था, खा था, गा था, हा, स, श इत्यादि, ये जा था, ये सब क्या है? संघर्षी ध्वनि, इसलिए इसका नाम क्या है? संघर्षी ध्वनि है। कोमल तालब, अब देखते हैं कोमल तालब। अभी हमने देखा कि तालु किसे कहा गया, तो दांत के समीप का जो भाग होता है, तो वहां पर तालु होता है। तो कोमल तालु, जिन वर्णों स्वर व्यंजनों का उच्चारण तालु के सॉफ्ट मतलब कि कोमल भाग से होते हैं, वे कोमल तालब होते हैं। लेकिन संस्कृत में इसे क्या कहते हैं? कंठ कहा जाता है। कंठ व्यंजन, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ के पिछले भाग के सहारे इन ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं। तो जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये हैं। ये क और ख आदि संघर्षी ध्वनियां भी यहीं से उच्चारित होते हैं। तो जो कोमल तालव्य हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग, जो मतलब कि जो ये था काकल्य था, इसके कुछ समीप की स्थिति और मूर्धन्य के समीप में था, तो वो वहां से जो उच्चारित होते हैं वो कोमल तालव्य कहलाते हैं। ध्यान आपको रखना है कि का, ख, ग, घ, अंगा, ये जो 5 हैं का वर्ग का, ये कोमल तालव्य कहलाते हैं, जिनमें से क और ख क्या है? ये संघर्षी भी हैं और कोमल तालव्य भी हैं। अगला देखते हैं मूर्धन्य। उन ध्वनियों को कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि जिनके उच्चारण में मूर्धा से सहायता ली है। देखिए मूर्धा क्या है? जैसे ये मुख है और आपके दांत हैं, तो यहाँ का जो स्थिति होती है, जहाँ से दांत जोड़े होते हैं, वहाँ पर आपकी जीभ जब स्पर्श करती है वो मूर्धन्य कहलाता है, जिनके उच्चारण में मूर्धा सहायता ली जाती है। संस्कृत में टा वर्ग जैसे री और शा, टा वर्ग, री, शा, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। कहा भी गया है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा। हिंदी में टा वर्ग केवल क्या है? मूर्धन्य कहलाता है, और बाकी री और शा है तो मूर्धन्य, लेकिन शुद्ध नहीं संस्कृत में माना गया है। किंतु वस्तुतः उसका मूर्धन्य उच्चारण कम ही होता है, आगे खिसक जाता है, इसलिए पूर्व तालव्य कहना चाहिए। जैसे लिखा है टूटा। देखिए जैसे शब्दों को जान के ना ये वर्ष में भी आ जाएंगे, तो लेकिन क्या है, अगर आप पढ़ते हैं कि री और मतलब कि टा वर्ग है और री है, शा है, और ये सब क्या है? मूर्धन्य कहलाते हैं। हाँ, संस्कृत के आधार पर माना गया है, बाकी और सभी मूर्धन्य होते हैं। तो मूर्धन्य ध्वनि की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, और मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, तो यही मान्य होगा कि संस्कृत में जो वर्ण मूर्धन्य है वो हिंदी में भी है। लेकिन कुछ पुराने विद्वान हैं, उन्होंने लेखों के क्या है? मूर्धन्य टा वर्ग को ही केवल माना है, लेकिन आपको सब मान्य है ये मूर्धन्य। देखिए मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में कैसी स्थिति होती है? मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की जो नोक है, ये पहचान है कि मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की जो नोक होती है वह उलटकर मूर्धा से उसका स्पर्श कराते हैं, इसलिए इसका एक नाम और हो जाता है। क्या नाम होता है? प्रतिवेष्टित ध्वनि या प्रतिवेष्टित वर्ण। तो कौन से हैं? री है, और ये तो स्वर हो गया, शा है, और टा वर्ग है। ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। तो महत्वपूर्ण
परिभाषा भी रखता है कि इनका उच्चारण कैसे होता है, इनका जो वर्गीकरण बांटा गया है, किस आधार पर रखा गया ये नाम। तो स्थान के आधार पर ये नाम रखे गए हैं, मूर्धन्य, कोमल, तालव्य। और जैसे कि जैसे तो ये सब नाम रखे गए हैं। आगे देखते हैं। आगे कठोर तालव्य, एक मूर्धन्य था और कठोर तालव्य। कोमल तालव्य था, अभी पढ़े, कोमल तालव्य और कठोर तालव्य। कठोर तालव्य इन देखिए, कठोर तालव्य में जो तालु के समीप मूर्धा होती है, वहां पर देखिए इनका उच्चारण कठोर तालु से होता है। जीभ का के अगले भाग या नोक से इसमें सहायता ली जाती है। जैसे हिंदी में चा वर्ग का उच्चारण यहीं से होता है। तो कठोर तालव्य में क्या आते हैं? चा वर्ग। ठीक, चा वर्ग क्या है? कठोर तालव्य है। और कोमल तालव्य क्या थे? वो आपने पढ़ा था संस्कृत में। देखिए ई और चा वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण यही से होता है। कहाँ से? कठोर तालव्य से। जैसे हम उच्चारण करेंगे चा, छा, जा, झा। देखिए चा, छा, जा, झा। तो इस या तो नासिक हो जाएगा। तो ये चा, छा, चा वर्ग है। देखिए आपकी जीभ का जो भाग है, जो नोक है, उसके थोड़ा सा पीछे चा, मतलब कि नोक का ये वाला हिस्सा, मूर्धा, दांत जहां से जुड़े रहते हैं वहां स्पर्श करता है, तो वो कठोर तालव्य है। बड़ी कौन सा तालु है? कठोर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कठोर तालव्य। तो वो वर्ण कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा हैं। और इसे संक्षेप में कठोर तालव्य को तालव्य भी कहते हैं, कि तालव्य वर्ण। जैसे आप पढ़ते हैं ना तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो वो चा वर्ग है, तो इसे कठोर तालव्य भी कहते हैं। संस्कृत में ई और हिंदी में भी मान्य है। आगे देखते हैं। अगला है 7वां वर्त्स्य। वर्त्स्य व्यंजन। आपको बताया गया है कि वर्त्स्य क्या है? वर्त्स्य, मसूड़े या वर्त्स्य। ब्रैकेट में देखिए लिखा है कि वर्त्स्य को जिह्वाग्र भी कहते हैं। जिह्वाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वा के आगे का भाग वर्त्स्य कहलाता है। मसूड़े या वर्त्स्य जिह्वाग्र की सहायता से उत्पन्न ध्वनियां वर्त्स्य कहलाती है। मतलब ये है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग कहाँ स्पर्श करता है? वो स्पर्श करता है मसूड़ों के पास। जैसे बोलेंगे ना, ला, रा, सा, जा, इसी वर्ग के हैं। देखिए बोलेंगे ना तो जीभ का हिस्सा जहां से दांत स्पर्श जुड़े हुए होते हैं, एकदम सटीक के वहीं जाकर के बोलते हैं, इसलिए इनको वर्त्स्य कहा गया है। वर्त्स्य क्या है? मसूड़ों के पास स्पर्श करने के कारण। जब बोलेंगे ना, देखिए स्पर्श कर रहा है, ला नोक जाकर छू रही है, रा, सा तो कम करता है। तो हिंदी में ना और ला ये क्या है? ये पूर्णतः स्पर्श करता है, इसलिए ये वर्त्स्य ही कहलाते हैं। और यही सही है कि विद्वानों ने माना भी है कि ना और ला ही वर्त्स्य है। बाकी रा, सा, जा
पूर्णतः स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए ये नहीं माने जाएंगे। अंग्रेजी में 2 वर्ण मिलते हैं जैसे टी, डी, इनको जब बोलेंगे तो ये यही स्थिति उत्पन्न होती है। अगला है दंत। दांत की सहायता से उच्चारित ध्वनियां दंत हैं। इसमें जिह्वा के आगे का भाग या जीभ की नोक की सहायता से ली जाती है। सब में स्थिति होती है। देखिए वर्ष और दंत में क्या अंतर है। वर्ष और दंत में अंतर है कि इसमें दांत की सहायता से उच्चारित ध्वनियां होती हैं और वहां पर क्या है, दांत, जीभ और दांत दोनों की सहायता से उच्चारित होते हैं। इस हिंदी में जैसे ता, था, दा, धा, देखिए यहाँ नहीं है ता, था, दा, ये दंत हैं। संस्कृत में रि और ला और सा ये दंत हैं और यहाँ पर क्या है, ना और ला आपको वर्ष से मिले हैं। सूक्ष्मता से देखें तो ये अग्र, मध्य और मूल, इनके 3 भेद हो सकते हैं। ये दोनों सेम उच्चारण में बने हुए होते हैं, एक जैसे इनका एक स्थान से उच्चारित होते हैं। जैसे इनको भी बोलेंगे ना, ला, तो और ता, था, दा, धा, तो थोड़ा सा जीभ में फर्क होता है कि वर्ष की स्थिति में और दंत की स्थिति में। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ना और ला वर्ष है और ता, था, दा, धा ये दंत हैं और इनके 3 इसलिए भाग हो सकते हैं, अग्र, मध्य और मूल। ये जीभ की स्थितियां निर्धारित करती हैं। अगला देखते हैं दंतोष्ठी। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के दांत और नीचे के ओठ की सहायता मिलती है, उच्चारित होते हैं। दंत मतलब कि दांत और ओठ, इसका तत्सम क्या होता है, ओठ का ओष्ठ, तो दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ में क्या होता है, दांत कौन सा रहेगा, ऊपर का, नीचे का नहीं। और नीचे क्या रहेगा, ओष्ठ, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, दांत, और नीचे क्या लिखेंगे, ओष्ठ। तो दांत और ओष्ठ, पहले लिखेंगे दांत, ओष्ठ दांत नहीं, इसीलिए दंतोष्ठ कहा गया है कि सहायता से उच्चारित होते हैं। ये क्या है, व और फ है। आपने स्वरों में देखा होगा कि स्वर का उच्चारण दंतोष्ठ और होता है, लेकिन हिंदी में व्यंजनों में व और फ ये दंतोष्ठ हैं। ध्यान दीजिए, दंतोष्ठ व्यंजन और दंतोष्ठ स्वर, तो स्वर के उच्चारण में आएगा, ये विभाजन है। आगे देखते हैं ओष्ठ। दंतोष्ठ और ओष्ठ में क्या अंतर है कि दंतोष्ठ दांत और ओष्ठ, लेकिन ओष्ठ में केवल ओठों का ही सहारा लिया जाता है, ओष्ठों का ही, इसमें और किसी मुखावयव का प्रयोग नहीं होता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किन व्यंजनों के उच्चारण में या स्थान के आधार पर किन व्यंजनों को ओष्ठ कहा जाता है, या फिर जिनमें केवल दोनों ओठों के स्पर्श से ही उच्चारण होता है, वे कौन से वर्ण हैं या व्यंजन हैं। तो वो है पा, फा, बा, भा, मा। इनमें केवल देखिए माँ को शुद्ध नहीं माना जा सकेगा, क्यों, क्योंकि इसमें नासिका का भी प्रयोग है, माँ, ठीक। लेकिन ओष्ठ भी है तो इसका उच्चारण स्थान 2 स्थानों से हो जाएगा। लेकिन ये द्वयोष्ठ, देखिए लिखा ना ओष्ठ, 2 ओष्ठ है। अगर एक ओठ से होता है तो वो दूसरा और सहारा लेना पड़ेगा, तो दंतोष्ठ में चला गया। लेकिन दोनों ओष्ठ ही हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, द्वयोष्ठ। कभी आपसे पूछा जाए कि द्वयोष्ठ व्यंजन कौन से हैं, तो वो आपको ओष्ठ व्यंजन ही बताने हैं। देखिए अगला आधार है स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियां क्या है, स्वर तंत्रियां मतलब कि आप के मुख में ऐसे कुछ व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में गूंज उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होती है। इसलिए
इस आधार पर स्वर तंत्रियां क्या होती हैं, झंकृत होती हैं, रगड़ होती है उनमें, तो इसलिए इस आधार पर स्वर तंत्रियों के आधार पर भी इन्हीं व्यंजनों को बांटा गया है। तो इस आधार पर व्यंजनों के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, एक घोष दूसरा अघोष। जैसे कहा जा चुका है कि घोष वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां निकट आ जाने से बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, मतलब कि गूंज उत्पन्न होती है, कंपन होने से नाद उत्पन्न होती है। तो जिनमें नाद उत्पन्न होगी वे घोष कहलाएंगे, जिनमें नहीं उत्पन्न होती है वे अघोष कहलाएंगे। ध्यान दीजिए कि हम स्वर में देखे थे कि स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो कौन से, तो क्या है, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होती है, गूंज उत्पन्न होती है, नाद उत्पन्न होती है। ये केवल नाद या घोष के आधार पर ही उच्चारित होते हैं कौन स्वर, तो सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं या सघोष होते हैं। घोष सघोष एक ही नाम है। तो अब हिंदी में जितने भी वर्ण हैं, जैसे कि 33 मूल वर्ण हैं, तो इनमें 33 लिखा है, क्या है, 33 मूल व्यंजन है। तो इनका घोष और अघोष में बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में का वर्ग आदि पांचों वर्ग को अंतिम तीन, देखिए अंतिम तीन अर्थात गा, घा और अंगा, का खा गा घा अंगा, तो आखिरी के जो तीन हैं, पहला दूसरा छोड़ करके तीसरा जा झा या आदि, ये ध्वनियां और या रा ला वा जा गा हा डा आदि ये सब क्या है, घोष हैं। तो क्या कहेंगे, एक दुई, ठीक, ये क्या है, अघोष हो जाएंगे। और हिंदी में पांचों वर्गों में प्रथम दो ध्वनियां जैसे का खा फा सा शा आदि ये अघोष होती हैं। लेकिन देखिए घोष और अघोष इन्होंने तो ये वर्गीकरण किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये है। तो अघोष देखिए पहला और दूसरा और शा सा, ये अघोष ध्वनियां हैं, क्या है, अघोष ध्वनियां। और तीसरा चौथा पांचवा और क्या है, हा, और अभी आपको बताएं स्वर, स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो ये घोष हुए और ये अघोष हुए। जब हम इसका वर्गीकरण करें, देखिए कि ये 12, 1 और 2 क्या है, 3 और 5 क्या है, तो देखेंगे जैसे वर्गीय व्यंजन में एक होता है का वर्ग, तो जब एक वर्ग बांटेंगे तो इसमें का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, अंगा। तो 1 2 3 4 5, इनमें अगर देखें तो इसका 1 नंबर है, इसका 2 है, और तो ये दोनों क्या हो गए, अघोष, क्या है, अघोष है। और ये तीनों क्या हैं, ये घोष हैं, घोष या सघोष। जैसे हम उच्चारित करेंगे क खा, तो ये अघोष स्थिति में आएंगे, देखिए कहेंगे ग घ गा, तो इनमें नाद उत्पन्न होती है और इसीलिए ये घोष कहलाएं। लेकिन ऐसे भी और भी वर्ग हैं, जैसे चा वर्ग है, तो इसके इनमें भी पहला दूसरा क्या है, अघोष होंगे, और तीसरा चौथा पांचवा घोष होंगे। ऐसे टा वर्ग है और ता वर्ग है और पा वर्ग है, ऐसे ही इन वर्णों का वर्गीकरण होगा, इनको बांटा जा सकता है, बांटा गया है। तो अब जैसे आपसे पूछा, परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन घोष वर्ण है, कौन अघोष है, ये इस तरह के प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है जैसे वर्गीकरण का आधार है, तो हम कुछ नया देखते हैं ना, किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर, इनमें से कौन स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन का भेद है, तो आपसे दे देगा कि संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, ऊष्म या घोष। तो विकल्प में जैसे ये रहेगा प्रश्न,
तो उनमें से क्या उत्तर सही होगा? घोष, क्योंकि स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्गीकरण है व्यंजनों का वो घोष और अघोष है। अभी परीक्षा में पूछा गया था कि इनमें से कौन घोष वर्ण है, तो वहां पर क्या है, कई सारे वर्ण दिए थे और एक था स्वर। तो स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं, सघोष होते हैं। ये उत्तर सही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है जो हम स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। सबसे पहले हम देखें कि प्राण क्या है। प्राण और त्वा, प्राणत्व। प्राण का अर्थ है यहाँ पर भाषा विज्ञान में हवा से लिया गया है, श्वास से लिया गया है। प्राण मतलब हवा या श्वास, वास या हवा की शक्ति, बहुत बड़ी ताकत होती है हवा से। ठीक इस आधार पर कुछ व्यंजन होते हैं। देखिए, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। तो यहाँ तो जान लिए कि प्राण का अर्थ क्या है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में या वर्णों के उच्चारण में थोड़ी हवा मुख से बाहर निकले। देखिए, बाह्य प्रयत्न के प्रकार में कामता प्रसाद गुरु ने बताया है ना कि बाह्य प्रयत्न के जब भेद किए थे तो उन्होंने 4 बताया था, या अगर आधार बताया तो उन्होंने 2 बताया था। एक स्वर तंत्रियों का आधार, दूसरा प्राणत्व के आधार पर, जैसे कि घोष और अघोष है। क्या है? घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण। ये क्या है? बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न में आपको ये ध्यान रखना है कि जब मुख, देखिए जो घोष वर्ण होते हैं उनमें केवल उनमें श्वास का प्रयोग होता है, उनमें नाद का प्रयोग होता है। तो नाद के आधार पर उच्चरित व्यंजन क्या होते हैं, या ऐसे व्यंजन कौन होते हैं जिनमें केवल नाद का प्रयोग किया जाता है? तो वो घोष वर्ण होते हैं। और जिनमें केवल श्वास बल, ठीक, क्या श्वास, केवल श्वास का प्रयोग होता है, वो क्या होते हैं? वे अल्प प्राण या महाप्राण होते हैं। तो अल्प मतलब थोड़ा, कि जब हम इन व्यंजनों को बोलेंगे ना तो हमारे मुख से थोड़ी हवा बाहर निकलेगी और कुछ के उच्चारण में ज्यादा निकलेगी। तो जिनमें थोड़ी सी निकलेगी ना वो अल्प प्राण है, और जिनमें ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण होंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक हो, श्वास बल अधिक हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। अगर ये, जैसे ये विद्वान है, इन्होंने जो लिखा है इसी पंक्ति को उठाकर दे दिया जाता है परीक्षा में और पूछा जाता है कि इस आधार पर निम्न में कौन सा सही है या इसमें कौन सा आता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। जैसे